अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूं मोहम्मद। और मैं जफ़र इकबाल। और आज हम इस वीडियो पर करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है इंडियन नेवी गोइंग टू बिकम वर्ल्ड टॉप नेवी। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। जब सुपर पावर होते हो ना तो सुपर पावर हर चीज में होना पड़ता है। ठीक है, सुपर मिलिट्री सुपर पावर तो रशिया भी है। ठीक है, एक तरीके से जियोपॉलिटिकल पोल तो फ्रांस भी है। टेक्नोलॉजी का तो सुपर पावर जापान है। बट अमेरिका को क्यों सुपर पावर कहते हैं? क्योंकि वो इकोनॉमी में भी, मिलिट्री में भी, टेक्नोलॉजी में भी वो हर चीज का सुपर पावर है। तो इंडिया को अगर ऊपर आना है तो सिर्फ इकोनॉमी ऊपर नहीं पहुंचानी, उसे अपनी टेक्नोलॉजी भी पहुंचानी है, उसको अपना यूथ भी ऊपर पहुंचाना है, उसको अपनी मिलिट्री भी ऊपर पहुंचानी है, उसको अपने हर शोबे में नंबर 1 होना पड़ेगा। जो उलमा कराम है उन्होंने इसको हलाल करार दे दिया, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये वाली जो कंपनी है इससे अगर आप करवाएंगे तो वो हलाल है, अगर बाकी किसी कंपनी से करवाएंगे तो वो हराम है। ये मुझे समझ नहीं आती कि वो कंपनी हलाल होगी और बाकी कंपनियां हराम हो गई जिसको पैसा मिलता है वो उस कंपनी का बोलता है। आदम जी का जैसे नहीं है, हैं। कुछ मुल्ला है वो आदम जी के साथ है, कुछ न्यू जुबली के साथ है। फिर अभी स्टेट लाइफ वालों ने भी शुरू कर दिया है। ठीक है, ये चीज है, ये और कुछ नहीं है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार जी। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही अच्छी बात करते हैं। आपको मैं अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू बुलाने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा दिव्य भाई, आज हम आपसे जानेंगे इंडिया की जो नेवी के बारे में। तो दो तीन खबरें हैं नेवी को लेकर। सबसे पहले हम आते हैं विध्यांगरी, एक शिप को उसकी इफ्तिताह किया गया, उसका लॉन्च किया गया है। उसके बारे में बताइएगा कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। सर ये फ्रिगेट है और स्टेल्थ कैपेबिलिटी का है, और इसको करंट जनरेशन और करंट जरूरतों के हिसाब से इसके अंदर बहुत सारी चीजें है, और ब्रह्मोस और रेडार्स वगैरह के साथ इक्विप्ड है ये सारी ये फ्रिगेटर। और सर ये फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A ये तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंडर 6 फ्रिगेट्स बनाने थे, तो ये 5वीं फ्रिगेट है इस प्रोजेक्ट के अंडर जो लॉन्च हुई है। तो अभी एक और आएगी। इस प्रोजेक्ट में टोटल 6 फ्रिगेट्स बनानी थी स्टेल्थ कैपेबिलिटी की, और टोटल प्रोजेक्ट की सर कॉस्ट थी 34,000 करोड़, जिसमें से एक ये आ गई है 5वीं। अब छठी अगले साल आएगी या 25 में आएगी। तो अपनी फ्रिगेट साइज को ये बढ़ा रहे हैं। जैसे अलग अलग इंडिया ने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, डिस्ट्रॉयर के अलग हैं, कॉर्वेट्स के अलग हैं। तो ये फ्रिगेट का प्रोजेक्ट 17A है नेवी का। जी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है 20,000 करोड़ रुपए का एक FSS प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। उसके बारे में जरा बताइएगा कि इतने जो 20,000 करोड़ रुपए FSS जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, उसमें क्या होगा। देखिए सर, उस 20,000 करोड़ के तहत अंदर 5 मजीद शिप्स बनाई जाएंगी जो फ्लीट सपोर्ट शिप्स होंगी। एफएस का मतलब है फ्लीट सपोर्ट शिप्स। वो मतलब लड़ाकू शिप्स नहीं होंगी, वो नेवी की वो शिप्स होंगी जैसे लड़ाकू शिप्स कहीं पे डिप्लॉय हुई हुई है पानी में बीच में। अब उनका अगर तेल खत्म हो गया तो वो वापस आएंगी ना हम्म। डॉक पे, तो उनको वापस आने की जरूरत नहीं है। ये शिप्स जाएंगी उधर, उसको रिफ्यूल करके आएंगी। या खाना खत्म हो गया तो उनको वापस आने की जरूरत नहीं है। असला खत्म हो गया तो उनको वापस आने की जरूरत नहीं है। खाना असला सारा समंदर के बीच में उनको मिल जाएगा। इससे ये होगा कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है, जो रिलायबिलिटी और एंड्योरेंस है, कि पानी में कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम वो शिप्स रह सकती है, उनको बार बार डॉक होने की जरूरत नहीं है, बार बार पोर्ट पे आने की जरूरत नहीं है। चाहे वो किसी भी मिलिट्री बेस पे जाए जिनका उनके एक्सेस है, या जो इंडिया के मिलिट्री बेसिस पूरी दुनिया में है, ठीक है, या इंडिया के अंदर आ जाए, उसको बार बार आने की जरूरत नहीं। वो पानी में खड़े खड़े रह के भी वो सब उसका हो जाएगा। खाना पीना भी पहुंचाया जा सकता है, असला भी पहुंचाया जा सकता है, तेल भी उससे भरा जा सकता है। तो ये तीनों चीजें ये सप्लाई के लिए इस्तेमाल होगा बिल्कुल सारा ये। बिल्कुल अलग अलग होती हैं। जो तेल का शिप होता है उससे वो तेल ही पहुंचाएगा, जो खाने का वो खाना। ऐसा एक हॉस्पिटल शिप भी होती है। इंडिया अभी एक हॉस्पिटल भी शिप बना रहा है, फ्लीट सपोर्ट शिप, जो नेवी का, जिसके अंदर हॉस्पिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल जंग के दौरान
होती ना शिप्स तो तबाह होती है, जंग है तो कुछ ना कुछ तो तबाह होगा, कोई ना कोई जी। घायल होगा। तो वो समंदर के अंदर हॉस्पिटल जो होगा नेवी का, वो हॉस्पिटल शिप है जिसमें सिर्फ हॉस्पिटल होगा, वो भी है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे मजीद फ्लीट शिप्स पहले भी अवेलेबल हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 20,000 करोड़ के तहत 5 मजीद शिप्स बनाई जाएंगी फ्लीट सपोर्ट की। हिंदुस्तान शिपयार्ड मुंबई में बनाई जाएंगी और उनको जो इंडिया मेक इन इंडिया के तहत ही बनाया जाएगा। और लोगों को मेरा एक ही सजेशन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल है, SAIL, उसके शेयर खरीद लो, बहुत फायदा होगा अगले 1-1.5 साल में। इंडिया वाले सुन लो भाई, देविक भाई आपको मशवरा दे रहे हैं कि SAIL जो कंपनी है उसके शेयर को खरीद लिया जाए तो बहुत आपको फायदा हो सकता है। अच्छा देविक भाई, यहाँ पर हम आपसे एक दो चीजें और समझेंगे। नेवी किसी भी मुल्क की जो दिफाई सलाहियत है उसके अंदर बहुत ही अहम उसका रोल होता है। तो इंडिया की जो दिफाई सलाहियत है उसको हम कैसे देख रहे हैं, उसके साथ साथ जो फ्यूचर ऑफ इंडियन नेवी है इसके बारे में भी हमें बताइएगा। और ये इंडिया जो इतना इसके ऊपर काम कर रहा है, इतना अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है? किस वजह से ये इतना इंडिया कर रहा है? देखो सर, फैक्ट ये होता है, पहला जो थ्रेट है वो तो चाइना है। पहली वजह चाइना है, सबसे पहली वजह जिसकी वजह से अपने आप को ये इतना स्ट्रांग कर रहा है। और दूसरी वजह जो है सर, जब सुपर पावर होते हो ना तो सुपर पावर हर चीज में होना पड़ता है। ठीक है, सुपर मिलिट्री सुपर पावर तो रशिया भी है। ठीक है, एक तरीके से जियोपॉलिटिकल पोल तो फ्रांस भी है। टेक्नोलॉजी का तो सुपर पावर जापान है। बट अमेरिका को क्यों सुपर पावर कहते हैं? क्योंकि वो इकोनॉमी में भी, मिलिट्री में भी, टेक्नोलॉजी में भी वो हर चीज का सुपर पावर है। तो इंडिया को अगर ऊपर आना है तो सिर्फ इकोनॉमी ऊपर नहीं पहुंचानी, उसे अपनी टेक्नोलॉजी भी पहुंचानी है, उसको अपना यूथ भी ऊपर पहुंचाना है, उसको अपनी मिलिट्री भी ऊपर पहुंचानी है, उसको अपने हर शोबे में नंबर 1 होना पड़ेगा। और एक और चीज मैं इसमें बता दूं कि जो चाइना जो वजह है, आप देखें कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो तीसरे नंबर पे आती है, चाइना की चौथे नंबर पे आती है। इंडियन आर्मी तीसरे पे आती है और चाइना की चौथे नंबर पे आती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल रेटिंग देखेंगे, जो ओवरऑल होती है तीनों की मिला के, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तो उसमें इंडिया चौथे पे आता है, चाइना तीसरे पे आता है। क्यों? क्योंकि चाइना की नेवी बहुत बड़ी है। अच्छी नहीं कह रहा मैं, बड़ी कह रहा हूं। मतलब वो इतनी बड़ी है कि वो अच्छी अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो इंडिया जो है उसके तहत अपनी नेवी को, फ्यूचर ऑफ इंडियन नेवी जो है वो अपना प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसको अब काम करते जा रहे हैं। हर तरह की शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, जो सर्वेलेंस ड्रोन होते हैं, चाहे सर्वेलेंस लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस एयरप्लेन्स होते हैं, इंडिया वो मजीद खरीदता भी जा रहा है, खुद भी बनाता जा रहा है, मेक इन इंडिया भी करता जा रहा है। कल स्टेटमेंट आई है आर्मी चीफ का, आर्मी के एडमिरल, नेवी के एडमिरल की, सॉरी, इंडियन नेवी एडमिरल की, कि 2047 तक इंडियन नेवी विल बी 100% आत्मनिर्भर। मतलब एक नट बोल्ट जो होता है ना, वो भी वो भी हमारा बाहर से इंपोर्ट नहीं नहीं होगा आएगा। 47 तक। तो ये भी कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है। और अभी इंडिया के सर बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन, एवॉक्स, हर चीज, अभी बहुत कुछ चीजें हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन अंदर वो हैं। और हम इसके ऊपर फिर डिस्कस करते हैं आगे। जी। अच्छा, आपने बात की कि कोई भी मुल्क है उसके सुपर पावर बनने के लिए उसके साथ इकोनॉमी के साथ साथ तो उसको जंगी सलाहियत भी उसकी जो है वो भी जी। वर्ल्ड लेवल की होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं, इंडिया को आप क्या समझते हैं कितने साल लगेंगे सुपर पावर बनने में? अभी तो आप देखें कि साउथ का सुपर पावर तो इस वक्त इंडिया मेरे ख्याल में बन चुका है। पूरी दुनिया का अमेरिका, जैसे आपने बात की है, चाइना, इन इन दोनों के कम से कम चले, इनको आगे तो नहीं, चाइना से आगे निकलने में इंडिया को कितने साल लगेंगे? 23 चल रहा है ना सर, 12 साल, 2035, 2035। नेवी प्लस इकोनॉमी दोनों में इंडिया चाइना से आगे हो जाएगा। हाँ, मैं ये अपनी बात बता रहा हूँ, मैं रिपोर्ट्स पे नहीं चलता, क्योंकि जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट्स में वो तो कहती है 2050 के 60। लेकिन वो जो रिपोर्ट्स कहती है वो इकोनॉमी को देख के कहती है। मैं जो कह रहा हूँ वो इकोनॉमी प्लस जियोपॉलिटिकल जो चीजें हो रही हैं चाइना के अंदर, दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर, इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए, प्लस इकोनॉमी को भी मद्देनजर रखते हुए, मैं कह रहा हूँ 12 साल।
तो उसमें अमेरिका की क्या पोजीशन होगी? सर 35 के बाद फिर अमेरिका दुश्मन होगा। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि अमेरिका किसी को बढ़ता फलता फूलता क्यों नहीं देख सकता? सर अमेरिका छोड़ें आप, पाकिस्तान की चलें, टॉप एलीट यूनिवर्सिटी पकड़ लेते हैं जहां पर हमें लगता है कि पढ़े लिखे खानदानों के बच्चे आके पढ़ते हैं। हबीब यूनिवर्सिटी कराची की, लाहौर में लम्स उठा लेते हैं। 100 बच्चों को उठा लें और किसी एक को बोलते हैं प्रेसिडेंट बन जाओ, उसको ऐसे रातों रात प्रेसिडेंट बनाते हैं, जो भी कम्युनिटी या यूनिवर्सिटी की होती है। और 1 साल बाद इलेक्शन करवाएं, वो पूरी कोशिश करेगा कि अगला को इलेक्शन में कोई खड़ा ही ना हो, मैं ही प्रेसिडेंट बनूं। तो जो पहले नंबर पे होता है ना, तो फिर उसकी ताकत और उसका घमंड बहुत अलग होता है। बहुत लाखों में जाके करोड़ों में कोई एक बंदा होगा जो बोलता है नहीं, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। तो इसका भी एक एग्जाम्पल है, मैं आपको देता हूँ। जब मोदी जी 2014 में आए थे, तो उनके साथ पूरी टीम थी, उनकी अपनी एक पर्सनल टीम होती है पीएमओ में, हर पीएम की होती है, हर मुल्क में होती है। तो एक ब्यूरोक्रेट थे, वो मोदी जी के साथ काम किया 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 14 से लेके 17 या 18 तक काम किया। 17-18 में सामने से जाके रेसिग्नेशन दे दी, बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे लगता है कि मैंने अब बहुत कर लिया, अब मेरी जगह पे यंग लोगों को आना चाहिए। तो मोदी जी पूछते हैं पक्का ना? तो ब्यूरोक्रेट बोलता है हाँ पक्का। तो मोदी जी बोलते हैं ठीक है, मैं सोच के तुम्हें बताऊंगा। कितने लोगों में होती है जो सामने से जाके रेसिग्नेशन दे के अगला है? प्राइम मिनिस्टर बॉस चाहता है कि तुम रहो, लेकिन सामने से जाके रेसिग्नेशन दें ताकि अगला यंग बंदा है उसको भी मौका मिले पीएमओ में काम करने का, देश के लिए कुछ सर्व करने का। ऐसे सर करोड़ों में कोई एक होता है। नहीं, इस तरह की मिसाल आपसे पहली दफा मैंने सुनी कि कोई बंदा इस तरह का काम करेगा। मेरी अपनी जिंदगी में मैंने इस तरह की मिसाल नहीं सुनी। नहीं, ये मैंने खुद मिसाल 5 दिन पहले सुनी। जी। 5 दिन उस बंदे का पूरा इंटरव्यू आया, तो ये मैंने खुद, मुझे 5 दिन पहले ही पता चला, मैंने पूरा उसका इंटरव्यू देखा। मुझे अगर मिला है तो मैं आपको नाम भी उसको फिर बताऊंगा आपको। जी। जी। अच्छा, देवेक भाई, हम आपसे ये जानेंगे कि पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर आप इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जैसे उनके उनका जो एसेट्स हैं वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। तो बहुत सारे नाम है इसमें। इसमें एक कंपनी है LIC इंश्योरेंस कंपनी। इसके भी कहते हैं कि जी जो एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, 463 बिलियन डॉलर हैं। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई कंपनी नहीं है? जैसे कि LIC इंडिया की कंपनी है, और भी वहां पर बेशुमार कंपनी है। आप इसके ऊपर जरा बताइएगा कि इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं वो इतनी स्ट्रांग क्यों हैं? उनके जो असासे एसेट्स हैं वो इतने ज्यादा कैसे हो गए? उसकी वजह। सर देखें सर, LIC जो इंडिया की कंपनी है, वो पहली बात तो गवर्नमेंट ओन कंपनी है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उसके अभी कल ही न्यूज आई, उसके असासे 463 बिलियन डॉलर हो गए हैं। पाकिस्तान की जीडीपी से भी आप समझे 30 के 33% ज्यादा, 30 से 33% ज्यादा। तो आप इससे अब अंदाजा लगाएं कि जब पाकिस्तानी बोलते हैं ना हमें इंडिया से कंपेयर करना है, तो उनको पहले ये देखना चाहिए। अब वो इंश्योरेंस कंपनी है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं तो हम इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी सर कैसे चलती है? 10 लाख लोगों की इंश्योरेंस करते हैं, 10 लाख लोग हर साल कुछ थोड़ा बहुत पैसा देते हैं। जब वो पैसा सर हर साल जमा होता है, 10 लाख लोग एक बंदे को शायद 1,000 रुपए दे देंगे, पर 10 लाख लोग अगर 1,000 रुपए दे रहे हैं, वो तो करोड़ों हो गए ना। तो वो फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं, वो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसे इन्वेस्ट करती है। और फिर जब इंश्योरेंस पॉलिसी पक्की हो जाती है 15 साल के बाद, 20 साल बाद, तो उसको फिर वो पैसे देती है इंश्योरेंस वाले, और वो अपने धंधे में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं वहां से। इंश्योरेंस वाले ऐसे कमाते हैं, तो ये इस तरह चलता है। तो वो अपने प्रॉफिट में होता है, प्रॉफिट का मार्जिन खुद रख लेते हैं, बाकी आपको दे देंगे। हर कंपनी का अपना अलग मार्जिन होता है, कौन कितना रखता है। तो इंडिया में अब LIC गवर्नमेंट कंपनी है, और दुनिया में कह रहे हैं सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज कहते हैं कि LIC ने की हुई है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देख लें उनकी, तो आप देखें ना कि ये असासे जो उन्होंने बनाए हैं, ये प्रीमियम भी नहीं है। प्रीमियम तो सर मेरे हिसाब से इनके पास इससे भी ज्यादा ही आता होगा। ये वो असासे हैं जो इन्होंने इन्वेस्ट किए। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं ना इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे बनती हैं, सर इन कंपनियों में LIC इन्वेस्ट करती है ना। सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आपकी कंपनी एक स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई है, उसके अंदर कोई फॉरेन की कंपनी आके आपके शेयर खरीदे,
वो अच्छी बात होगी कि एक इंडियन कंपनी आके शेयर खरीदे, वो अच्छी बात होगी। जो आपको बूस्ट चाहिए होता है, अच्छी क्या बात होगी? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो LIC खरीदती है। LIC ने सर इंडिया के बड़े-बड़े बिज़नेस ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके अलावा मैं सर आपको बताऊँ, LIC सिर्फ इंडिया तक नहीं है, LIC मिडल ईस्ट में भी काम करती है। LIC अफ्रीका में भी काम करती है। और LIC ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, वो पूरी दुनिया भर में की हुई है। सही। पूरी दुनिया तो में उन्होंने आप इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। जी। जी, वही मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह की कंपनी पाकिस्तान में क्यों है? पाकिस्तान में एक स्टेट लाइफ है, लेकिन स्टेट लाइफ की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन्हें जो उनकी पॉलिसी जब एंड हो जाती है, उन्हें जब वो कोई क्लेम करते हैं तो उसके लिए मारा मारा फिरना पड़ता है उनको। उनका अदा नहीं की जाती जो उनकी जो रकम होती है या उनको जो भी। तो इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। तो क्या वजह क्या है सर? मैं वही पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरह का काम जो है वो होता? जी देखिए सर, हमने प्राइवेट बिज़नेसेस पे तो लास्ट टाइम पे भी हमने उसके ऊपर डिस्कशन की थी। पाकिस्तान के प्राइवेट बिज़नेसेस में ना विज़न है, ना नीयत है। विज़न तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखें मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? प्राइवेट सेक्टर को साथ-साथ चलता है ना, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर अगर कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहता, तो फिर गवर्नमेंट भी क्या करेगी? हर चीज़ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नियत नहीं है, वही बात है, कस्टमर आए उसको बस निचोड़ दो। वो उसको वो वाली बात, वो हम बचपन में सुनते थे, सोने की मुर्गी थी तो खोल के पेट में देखा कितने अंडे हैं। ये नहीं कि रोज़ एक अंडा सोने का मिल जाए, तो वो वाली बात है। और दूसरा देखें, बात है अभी ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ओन है। तो आपको पता ही है हमारी गवर्नमेंट फिर सर कैसी है। हमारे तो जो प्रॉफिटेबल इदारे थे वो भी खसारे में इन लोगों ने धकेल दिया। दुनिया के जो मुल्क हैं वो खसारों से निकल के फायदे में लेके आती हैं कंपनियां, हमारी फायदे वाली कंपनियां खसारे में डाल दी जाती हैं। तो हमारा तो निराला मुल्क हुआ ना। तो प्राइवेट कंपनी देखिए, गवर्नमेंट कंपनी में आपको, अच्छा फिर एक और चीज, अगर हम सिर्फ इंश्योरेंस की बात करते हैं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और LIC को कंपेयर करते हैं, तो इंडिया की LIC गवर्नमेंट ओन है, पाकिस्तान में स्टेट लाइफ है। पाकिस्तान में तो आधे से ज्यादा लोग तो इंश्योरेंस को हराम मानते हैं, तो कोई इंश्योरेंस करवाएगा ही नहीं, तो उसके अंदर पैसे कैसे जाएंगे? ऐसे ही पहले हराम मानते थे, लेकिन अब जो उलमा कराम है उन्होंने इसको हलाल करार दे दिया। लेकिन वो कहते हैं कि जी ये वाली जो कंपनी है इससे अगर आप करवाएंगे तो वो हलाल है, अगर बाकी किसी कंपनी से करवाएंगे तो वो हराम है। ये मुझे समझ नहीं आती कि वो कंपनी हलाल होगी और बाकी कंपनियां हराम हो गई जिसको पैसा मिलता है वो उस कंपनी का बोलता है। आदम जी का जैसे नहीं है, हैं। कुछ मुल्ला है वो आदम जी के साथ है, कुछ न्यू जुबली के साथ है। फिर अभी स्टेट लाइफ वालों ने भी शुरू कर दिया है। ठीक है, ये चीज है ये, और कुछ नहीं है। भाई रूल रेगुलेशन तो सेम है ना। जी। ठीक है, वो तो पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से चल रही है ना, चाहे ये कंपनी हो के चाहे वो कंपनी हो। वो कंपनी क्या वहां पर स्मगलिंग करती है, ड्रग्स बेचती है, वो क्या कर, और ये क्या मतलब अच्छा इसके अंदर भी कैटेगरी है। अच्छा मैं आपको इसके अंदर, गाड़ी की इंश्योरेंस लीगल है क्योंकि गाड़ियां चोरी होती है, पर लाइफ इंश्योरेंस मत करवाना, हेल्थ इंश्योरेंस मत करवाना, वो हराम है। अच्छा ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, गाड़ी की करवा लो, इंसान की ना करवाओ। तो हमें तो ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि इसमें दोनों कुछ का। ऐसी बातें हाँ इसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते। मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सी वजूहत ऐसी हैं कि जिसकी वजह से कहा जाता है कि जी ये हराम है और ये हलाल है। अच्छा, आपने लास्ट टाइम भी बात की थी जब आप हम कोरोना की आपने जब बात की, तो उसमें कुछ हमारे जो देखने वाले उन्होंने कमेंट्स किए थे कि जो इंडिया के जो अंदर जो कोरोना थी वो मुकम्मल तौर पर फ्री लगी है, जो भी है उसका कोई भी किसी से भी पैसे चार्ज नहीं किए गए। चले, एक तो ये हमने यहाँ पर क्लियर कर दी बात। हाँ। अच्छा एक दूसरा और गलती भी हुई, एक और गलती मुझसे भी जी हो गई थी जो लोगों ने नीचे करेक्ट की। अंडमान निकोबार पे 525 कुछ आइलैंड है, लक्षद्वीप के पास कुछ 36 है, तो मैंने यूं उल्टा कर दिया था। मैंने वो 36 इधर ले आया था, 512 उधर ले गया, तो ये भी एक हुआ था, ये भी मैंने कमेंट में नीचे पढ़ा था। तो जी हो जी जाती है बिल्कुल। छोटी छोटी गलतियां। हाँ इससे ये देखें कि हमारे जो देखने वाले हैं वो हमारी बातें कितनी गौर से सुनते हैं, और हमारा हर जो पॉइंट होता है उसके ऊपर वो, बिल्कुल। जैसे आप गहरी नजर इंडिया के ऊपर रखते हैं तो इंडिया वाले गहरी नजर आपके ऊपर रख रहे हैं। हाँ हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखी वीडियो बिल्कुल भाई दीपक भाई और मुजफ्फर भाई की,
तो आज एक मुजफ्फ़र भाई ने ना कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं कि हमारे भी माइंड में ये चीज़ें चलती थी। लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने एक नेवी के बारे, इंडियन नेवी के बारे में भाई बात की है कि जो कि सही बात है, उनके लिए अब बहुत सारे एक नए से नए प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं कि जो कि भाई लॉन्च किए जा रहे हैं और एक नई चीज़ें उनके लिए जा रही हैं और जितना हो सकता है उतना अपडेट भी किया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले भी ज़रूरी थी और वैसे भी भाई पहले भी ये चीज़ें हम देख रहे थे हो रही थी, लेकिन अब जो लास्ट मिशन स्टार्ट किए गए हैं, एक नए सेटअप लगाए गए हैं, एक नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं इंडियन नेवी के लिए, ये काफ़ी चीज़ें एक एडवांस हो रही हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो एक और भी प्रोजेक्ट आएंगे। लेकिन आगे उन्होंने भाई एक हमारे पाकिस्तान में एक कंपनी का जो देखा जाए ना, ये अक्सर हमारे भी भाई माइंड में सवाल आता है कि यहाँ पर कंपनीज आती क्यों नहीं भी, ये कोई तो रीज़न होगा। वैसे अब देख ले कि इंडिया में कितनी सारी कंपनीज आती हैं, रोज़ कोई ना कोई आ रही है, बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, छोटी से छोटी कंपनीज हैं। लेकिन सईद दिवक भाई ने बोला कि यहाँ उनको कोई ना भाई सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू ये है कि भाई कोई भी आता है इधर से वो लगा देता है फतवा और भाई वो सीधे जाकर उस पर चढ़ जाते हैं और जो चीज़ उनको मिलती है उसकी तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। और एक इधर से लाइट का बड़ा मसला है, बिल पे करना, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इधर इन्होंने भाई इशू बनाए हुए हैं, ज़मीन का इशू बनाया हुआ है। तो इसी वजह से कोई भाई आता भी नहीं और जो आए हुए हैं वो भी छोड़ कर अपना भाई जा रहे हैं। ये चीज़ पर है ना, तो नेवी मतलब कि हर कंट्री के पास होती है, एक कईयों के पास नहीं है, लेकिन इस रीजन में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ईरान के पास भी है। लेकिन नेवी को आगे मतलब कि एक सलाहियत देना या उसको एक मैनेज करना, उस पर बात आती है। अब देखो ना, अब इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि मतलब कि जो उधर शिप बड़ी है ना, उनको मतलब कि छोटी मिकदार में शिप जाएंगी और उधर खाना, असला और हर चीज़ उनको उधर ही फ़रोख्त करेगी, चाहे उनको जो भी चाहिए। तो ये अभी तक किसी कंट्री के पास होंगी, लेकिन इस रीजन में अभी तक किसी ने ये मतलब कि काम नहीं किया कि एक इतनी सहूलत दी जाए बड़ी उनको कि उधर ही एक मतलब कि आपको हर चीज़ मिल जाएगी, एक असला भी मिल जाएगा। अगर कुछ चीज़ आपको चाहिए इमरजेंसी, वो भी आपको एकदम से वो जो छोटी शिप्स है ना, वो आपको जाकर दे कर आएंगी। तो ये एक बहुत एक मतलब कि बड़ी अचीवमेंट की है इंडिया ने। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो भाई जो स्ट्रॉन्ग कह लें या टॉप के ऊपर आ रही है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस दौड़ में है इंडियन नेवी। नॉट जस्ट जो है ना वो इंडियन नेवी, बाकी भी जो फोर्सेस हैं उनका भी यही अपना मकसद है कि हम किसी न किसी तरीके जो है ना सेल्फ रिलायंस होते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो ये एक नो डाउट कि 2047 का जो टारगेट उन्होंने दिया है, जो इंडियन नेवी चीफ है उसने, तो वो एक छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि मेड इन इंडिया जब तक नहीं होगा उस वक्त तक जो है ना वो ये चीज़ें अचीव नहीं होगी। तो उस दौड़ में कम से कम लगे हुए तो हैं और एक ना एक दिन ज़रूर इस चीज़ में सफल होंगे, और जब वो हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ें बदल जाएंगी। बाकी ज़ाहिर बात है, जो अच्छी बात कही है दीपक भाई ने कि ना सिर्फ हमें इन चीज़ों में जो है ना वो मजबूत होने की ज़रूरत है इकनॉमी में, बाकी चीज़ें भी जो है ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक हम हर शोबे में नहीं होंगे उस वक्त तक हम वो सुपर पावर कह लें या उस जो है ना वो एक ताकतवर मुल्क की सूरत इख्तियार नहीं करेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसमें इंडिया ना सिर्फ किसी एक में बल्कि हर तरफ उनका फोकस है कि हम जो है ना वो चीज़ों को बेहतर करते जाएं, और वो हो भी रही हैं। और आने वाले वक्त में या एक हम डेली बेस के ऊपर चीज़ें देख भी रहे हैं, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, तो बढ़ोतरी जो है ना वो हो भी रही है, चल भी रही है। बाकी भाई अगर इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ आ जाए तो इधर तो भाई अल्लाह हाफ़िज़ है। पहली बात है कि कोई सही तरह से किसी को बिलीव ही नहीं है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। उसकी रीज़न भी बिहाइंड यही है कि एक तो हलाल हराम जो है ना वो दरमियान में आ जाता है। जब तक ये हलाल हराम नहीं ख़त्म होगा उस वक्त तक जो है ना ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और दूसरा, अगर कोई करवा भी लेता है और उसके साथ अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो बाद में उसको जो क्लेम का जो धक्के खाने पड़ते हैं ना वो बंदा वो ना ही देखे तो बेहतर है। तो इसलिए बहुत सारे अभी इधर मसले मसाइल हैं। बाकी भी उधर हाई लेवल की कंपनीज हैं, इधर तो मतलब एक छोटे मोटे हैं जो मतलब एक चांदे के लोगों के ऊपर, वो भी कुछ अपने कुछ थोड़े बहुत जो लोग बिलीव करते हैं उनकी हैं। तो ये चीज़ें बस ऐसे ही हैं इधर।
नहीं, इसे देखो ना, अब मतलब कि एक एशिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बंदा ऊपर मतलब कि अगर करता भी है हार्ड वर्किंग ऊपर जाने की, तो उसको 100 पीछे खींचने वाला हाँ। होता है कि ये मतलब कि क्यों आगे जा रहा है। ये एक कॉमन चीज़ है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान के। अब पीएम मोदी की आप मिसाल देख लें, मतलब कि उससे ज़्यादा आपको एक अच्छा पीएम और हार्ड वर्किंग वाला मतलब कि बंदा एक इंडिया में कौन होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई आया हो या किसी ने की हो। तो उनको पीछे एक मतलब कि कितने खींचने वाले हैं या कितनी मतलब के प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन सुपर पावर बनने के लिए भाई काफ़ी एक मतलब कि एक हार्ड वर्किंग करनी भी पड़ती है हर एक शोबे में। ये नहीं कि आप इकनॉमी के मतलब कि आपकी अच्छी है तो आप बन जाएंगे, लेकिन इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि इंडिया इसको इम्प्रूव भी कर रहा है डे बाय डे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और अच्छी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।